एक ऐसी दुनिया में जो तबाही की कगार पर है, हमारा पावरफुल मेज एमसी सेत्सुना क्रॉमवेल इविल गॉड वीड्रेक के खिलाफ इंसानियत की आखिरी लड़ाई को लीड करता है। सेत्सुना और उसकी टीम ने बहादुरी से लड़ाई की। सबने मिलकर एक मैसिव स्पेल कास्ट किया जिसने सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया और वीड्रेक तक का रास्ता एकदम साफ कर दिया। सेत्सुना ने उन सभी 6 लोगों की मैजिक पावर्स को एक पावरफुल अटैक में कंबाइन किया, लेकिन उनके सबसे खतरनाक स्पेल्स भी बेकार साबित हुए और वीड्रेक ने पलटकर हमला कर दिया, जिससे सारे मेजेस ओवरवेल्म्ड हो गए। सेत्सुना बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। फिर भी उसने एक छोटा सा मैजिक पंच मार ही दिया और उसे सच में वीड्रेक को चोट पहुंची। इससे सेत्सुना को एक होप मिली, लेकिन वो लड़ाई जारी नहीं रख सका। जब वो मौत के बिल्कुल करीब था, तब एक मैजिकल नेकलेस, द नेकलेस ऑफ रीबर्थ, जो उसके पुराने हेडमास्टर ने गिफ्ट किया था, एक्टिवेट हो जाता है और उसे 10 साल पास्ट में भेज देता है। सेत्सुना आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसका दोस्त लियो उसे पीछे से मारकर कह रहा है कि ख्यालों में गुम रहना बंद कर। सेत्सुना लियो को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो इविल गॉड के आने से पहले ही गायब हो जाना था। सेत्सुना आसपास देखता है और पाता है कि वो मैजिक एकेडमी की बिल्डिंग में है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वो 10 साल पीछे आ गया है, उस समय में जब वो अपनी की हुई गलती को सुधार सकता था। सेत्सुना मन ही मन कसम खाता है कि अगली बार जब वो इविल गॉड से लड़ेगा तो उसे जरूर हराएगा। तभी लियो सेत्सुना के कंधे पर हाथ मारता है और कहता है कि अब स्टेज पर जाने की उसकी बारी है, क्योंकि वे लोग अभी सेरेमनी ऑफ ब्लेसिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेत्सुना आखिरकार खुद को संभालता है और स्टेज की तरफ चलता है, जहां एक प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहा होता है। सबकी आंखें सेत्सुना पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसे एकेडमी के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। ऐसा लगता है कि वो इतना टैलेंटेड है कि उसके पास हर अवेलेबल मैजिक पाथ के लिए अफिनिटी है। पता चलता है कि मैजिक में अलग अलग पाथ्स होते हैं और मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है। मूल रूप से यही रीज़न है कि मेजेस को एक मैजिक पाथ चुनना पड़ता है, जिससे उनके लिए एक ही समय में 2 मैजिक पाथ सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक ही समय में 2 देवताओं में विश्वास करना मुश्किल है। प्रोफेसर फिर सेत्सुना से उसकी पसंद का मैजिक पाथ चुनने के लिए कहता है। प्रोफेसर को पूरा विश्वास है कि वो लॉन्ग रेंज मैजिक पाथ ही चुनेगा। बेसिकली ये हर उस इंसान के लिए सबसे अच्छा चॉइस है जो एक मेज बनना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज अटैक्स चोट लगने का रिस्क कम करने में हेल्प करते हैं। ये सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला मैजिक पाथ है। अपनी पिछली लाइफ में सेत्सुना लॉन्ग रेंज मैजिक की हेल्प से सबसे स्ट्रांग बना था, लेकिन आखिर में इवल गॉड के सामने ये बेकार साबित हुआ। अब जब उसके पास अपना पाथ दोबारा चुनने का चांस है, सेत्सुना अपना टाइम लेता है और आखिर में एक ऐसा मैजिक पाथ चुनता है जो प्रोफेसर और रूम में मौजूद सभी लोगों को शॉक कर देता है। लियो को याद है कि सेत्सुना ने कहा था कि वो लॉन्ग रेंज मैजिक चुनेगा, लेकिन उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक चुन लिया। सब लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट मैजिक को सभी मैजिक पाथ्स में सबसे खराब माना जाता है। प्रोफेसर सेत्सुना पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ मुख्य रूप से बॉडी एनहांसमेंट पर फोकस्ड है, जिसका मतलब है कि वो दुश्मन पर तभी अटैक कर सकता है जब वो उसके पास हो, जैसा कि नाम से साफ है। प्रोफेसर सेत्सुना को याद दिलाता है कि ये मैजिक पाथ कितना ट्रैशी होने के कारण आमतौर पर छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर को डर है कि सेत्सुना अपना उज्जवल फ्यूचर बर्बाद करने वाला है, और सेत्सुना खुद जानता है कि सब लोग क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यही एक ऐसी मैजिक थी जो उस ईवल डूड के खिलाफ सच में काम आई थी। और सेत्सुना मानता है कि यही एक तरीका है जिससे वो वीड्रेक को हरा सकता है। क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन है, सेत्सुना आगे बढ़ता है और क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ चुन लेता है और उससे जुड़ जाता है। इस मैजिक पाथ के साथ उसे विश्वास है कि वो उस ईविल गॉड की धज्जियां उड़ा देगा। मैजिक पाथ से जुड़ने के बाद सेत्सुना मुस्कुराता है, जबकि बाकी रूम के लोग एक होरिफिक स्टेट में रह जाते हैं। प्रोफेसर गुस्से में अपनी किताब बंद कर देता है और सेत्सुना से कहता है कि उसने प्लान किया था कि अगर वो लॉन्ग रेंज मैजिक पाथ चुनता तो वो उसे अपना सारा नॉलेज दे देता। पता चलता है कि प्रोफेसर लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट का हेड है, साइरस आर्कलाइट। साइरस गुस्से में सेत्सुना पर चिल्लाता है कि उसने लॉन्ग रेंज मैजिक पाथ क्यों नहीं चुना, जबकि इससे वो साफ तौर पर सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन जाता और इससे साइरस को भी उसके मेंटर के रूप में बहुत क्रेडिट मिलता। सेत्सुना को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि 10 साल में सब कुछ बिल्कुल बेमतलब हो जाएगा। सेत्सुना के पास इंसानियत के हारने से पहले 10 साल हैं और वी ड्रेक के आसमान में दिखने से पहले 5 साल हैं। सेत्सुना को क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ के बारे में कुछ नॉलेज है, लेकिन उसके पास इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है।
सेत्सुना अब ये सोच रहा है कि इविल डूड के आने से पहले वो इस मैजिक में कैसे महारत हासिल करे। लेकिन जब वो फ्यूचर के बारे में सोचने में बिजी है, साइरस उसे ऐसे घूर रहा है जैसे वो कोई ड्रम हो जिसे वो मार मार कर फोड़ देना चाहता हो। बाद में स्टूडेंट से कहा जाता है कि वे अपने अपने फील्ड क्लासरूम्स की तरफ जाएं। तब सेत्सुना को एहसास होता है कि उसे पता ही नहीं है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ का क्लासरूम कहाँ है। सेत्सुना अपने कुछ क्लासमेट से बात करने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो उसे रास्ता दिखा देंगे, लेकिन वे उससे ऐसे दूर भाग जाते हैं जैसे उसे कोई बीमारी हो। स्टूडेंट सेत्सुना का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब उसका काम तमाम हो गया है क्योंकि उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक चुना है। सेत्सुना को विश्वास नहीं होता कि जो स्टूडेंट्स कभी उसके आगे पीछे घूमते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ चुना है। क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो अपनी हेल्प खुद करने का फैसला करता है। उसे विश्वास है कि कोर्टयार्ड में पूरे एकेडमी कैंपस का एक मैप होगा। वह कोर्टयार्ड के रास्ते में होता है जब उसे अपने पास के एरिया में कुछ स्टूडेंट्स के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि एक रेड हेड लड़की कुछ लड़कों से लड़ रही है जिन्होंने उसका ब्रूच ले लिया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह मांग करती है कि वे उसे लौटा दें, लेकिन वे बस उस पर हंसते हैं और ब्रूच को घूरते हैं जो माना स्टोर कर सकता है। उन्हें लगता है कि यह आइटम उस जैसी ट्रैश कॉमनर के लिए बहुत अच्छा है। दूर खड़ा सेत्सुना आसानी से समझ जाता है कि रेड हेड क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है और उसे बुली कर रहे 3 लड़के लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट से हैं। वे लड़की को ताना मारते हैं, उससे कहते हैं कि आकर ब्रूच को जबरदस्ती ले ले और इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि वह क्लोज कॉम्बैट मैजिक की विल्डर है। डेलिंक्वेंट्स का लीडर उस पर एक फायरबॉल मारता है जिससे वह किस्मत से बच जाती है, वरना बारबेक्यू बन जाती। वह क्लोज कॉम्बैट मैजिक से मिली एजिलिटी के कारण बहुत तेजी से मूव कर पाती है, लेकिन वह अभी भी डिसएडवांटेज में है क्योंकि डेलिंक्वेंट्स उस पर लगातार फायरबॉल्स फेंक सकते हैं। रेड हेड गुस्से में एक माना ब्लेड बनाती है और बुलीज से कहती है कि वह उन्हें कभी भी अपना ब्रोच नहीं लेने देगी। बुलीज उस रेड हेड और उसके माना ब्लेड से बिल्कुल नहीं डरते। डेलिंक्वेंट्स का लीडर उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या उसका माना ब्लेड उस तक पहुंच सकता है। वह रेड हेड लड़की पर फायरबॉल्स की बारिश कर देता है। वह सबसे बचने में फेल हो जाती है और आखिर में जमीन पर गिर जाती है। डेलिंक्वेंट्स का लीडर उसका मजाक उड़ाता है, उसे एक पैथेटिक लूजर कहता है क्योंकि वह चाहे कितनी भी स्ट्रांग होने का दावा करे वह कभी भी लॉन्ग रेंज मेजर्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। जब रेड हेड जमीन पर है उसके पास उसकी तरफ आ रहे बाकी फायरबॉल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही फायरबॉल्स उससे टकराने वाले होते हैं सेत्सुना एक्शन में आ जाता है और उस लड़की को डेंजर जोन से बाहर खींच लेता है। यह स्पेक्टेटर्स और डेलिंक्वेंट्स को शॉक कर देता है। लड़की अभी भी उसकी बाहों में है और सेत्सुना एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह एक्ट करता है। उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट कहाँ है, क्योंकि वह किसी को ढूंढ रहा है जो उसे वहां गाइड कर सके। डेलिंक्वेंट्स आखिरकार सेत्सुना को ठीक से देखते हैं और पहचान जाते हैं कि वो स्कूल का जीनियस है। शुरू में ये उन्हें डरा देता है जब तक कि वे उसके हाथ के पीछे क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्रेस्ट नहीं देख लेते। डेलिंक्वेंट्स तुरंत मान लेते हैं कि वे सेत्सुना से टक्कर ले सकते हैं क्योंकि अब वो ट्रैश डिपार्टमेंट में हैं। वे उसे जितना चाहें उतना पीटने का प्लान बनाते हैं। सेत्सुना भी मानता है कि मैजिक पाथ कमज़ोर है, लेकिन वो जानता है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मैजिक पाथ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो कुछ वो जानता है उससे उसे विश्वास है कि मैजिक पाथ ज़रूरी नहीं कि बैटल का नतीजा तय करे। जैसे ही सेत्सुना डेलिंक्वेंट्स की तरफ बढ़ता है, रेड हेड उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि उसे चोट लग सकती है क्योंकि डेलिंक्वेंट सीनियर्स हैं। लेकिन डेलिंक्वेंट्स नहीं चाहते कि सेत्सुना अपना मन बदले और वे जल्दी से उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही फायरबॉल सेत्सुना के पास पहुंचता है, वो क्लोज कॉम्बैट मैजिक के बारे में जो कुछ पहले से जानता है उसका इस्तेमाल करता है। वो अपनी मैजिक को अपनी लेग्स पर कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि उसे लेग स्ट्रेंथ मिल सके। इस एजिलिटी बूस्ट के साथ सेत्सुना आने वाले अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और इससे पहले कि डेलिंक्वेंट्स कुछ समझ पाते वो उन तक पहुंच चुका होता है। वो उनके ऊपर से उछलकर उनके पीछे लैंड करता है ताकि उनके ब्लाइंड स्पॉट में आ सके। सेत्सुना जिस तरह से मूव कर रहा है उससे वो एक्साइटेड हो जाता है और वो इसका और अनुभव करना चाहता है। सेत्सुना डेलिंक्वेंट्स के चारों तरफ दौड़ता है और उनका मजाक उड़ाता है कि लड़ाई शुरू होने से अब तक वे सिर्फ फायरबॉल्स ही चला रहे हैं। वो उन्हें कोई दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन डेलिंक्वेंट्स इस पॉइंट तक पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। डेलिंक्वेंट्स का लीडर विश्वास नहीं कर पाता कि उसके सामने इतनी तेजी से मूवमेंट्स हो रही हैं। सेत्सुना के इतने फास्ट मूव करने के कारण डेलिंक्वेंट को उस पर एक भी हिट लैंड करना मुश्किल लगता है, लेकिन आखिर में वो सब कुछ झोंक देने का फैसला करता है। वो एक पावरफुल फायरबॉल छोड़ता है जो सीधे सेत्सुना की तरफ जाता है। सेत्सुना ने माना ब्लेड बनाने के लिए काफ़ी माना पहले ही जमा कर लिया है और वो आसानी से फायरबॉल को काट देता है, जिससे डेलिंक्वेंट्स विश्वास नहीं कर पाते। यहाँ तक कि रेड हेड लड़की भी नहीं जानती थी कि एक फायर अटैक को काटा
जा सकता है। सेट्सुना फिर एक्सप्लेन करता है कि ये मूल रूप से मैजिक के खिलाफ मैजिक है और अंत में माहिर व्यक्ति ही जीतता है। ऐसा लगता है कि सेट्सुना अपनी पिछली लाइफ में मैजिकल पावर पर अपने अद्भुत कंट्रोल के कारण सबसे स्ट्रांग बना था। सेट्सुना अपने हाथ में माना ब्लेड को देखकर मुस्कुराता है और महसूस करता है कि ये मैजिक शायद उसके सोच से ज़्यादा काम की हो सकती है। उसे विश्वास है कि अगर वो पावर को स्पीड के साथ कंबाइन करेगा तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। डेलिंक्वेंट्स का लीडर सेट्सुना से हारने वाला नहीं है और वो फैसला करता है कि वो सेट्सुना को हराने के लिए बस एक बड़ा फायरबॉल इस्तेमाल करेगा। उसके दोस्त उसे चेतावनी देने और एक और पावरफुल फायरबॉल इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे खतरा हो सकता है और इसके अलावा इससे इंस्ट्रक्टर्स का ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन वो लड़का सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि वो पहले से ही सेट्सुना को हर हाल में हराने की सोच रहा है। इससे पहले कि वो अपना स्पेल कास्ट कर पाए, सेट्सुना उसके सामने से गायब हो जाता है। जब तक उसे एहसास होता है कि क्या हो रहा है, सेट्सुना उस तक पहुंच चुका होता है। सेट्सुना उसकी आंखों में घूरता है और फिर उसके चेस्ट पर एक पावरफुल माना इन्फ्यूज्ड पंच मारता है जिससे वो दर्द से जमीन पर गिर करता है। जो लोग देख रहे हैं वे जब डेलिंक्वेंट को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं पूरी तरह से आउट ऑफ कमीशन तो शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेट्सुना को खुद पर गर्व है और उसे एहसास होता है कि वो असल में बेहतर लड़ सकता है जब तक उसका टारगेट रेंज में हो। इस बीच डेलिंक्वेंट्स को विश्वास नहीं होता कि मैजिक के सबसे कमज़ोर रूप ने उनके कॉमरेड को ऐसे हरा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेट्सुना अपना हाथ डेलिंक्वेंट्स की तरफ बढ़ाता है और उनसे लड़की का ब्रूच देने की मांग करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे ब्रूच उसके हाथ में रख देते हैं, इससे पहले कि उनका हाल भी अपने गिरे हुए कॉमरेड जैसा हो जाए। सेट्सुना को ब्रूच देने के बाद दोनों डेलिंक्वेंट्स अपने लीडर को वहाँ से शर्मिंदगी में घसीट कर ले जाते हैं। सेट्सुना फिर रेड हेड को ब्रोच देने के लिए मुड़ता है। वह गोल्डन रिट्रीवर की तरह मुस्कुराती है और असिस्टेंस के लिए सेट्सुना को थैंक यू कहती है। एक खुश मिजाज मूड के साथ वह आखिरकार अपना परिचय लैला रोजवेल के रूप में देती है और सेट्सुना की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। दुनिया की कोई परवाह किए बिना वह सेट्सुना को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह उसका बॉयफ्रेंड हो, जिससे वह लड़का एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाता है। फिर वह उससे पूछती है कि उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्यों चुना, क्योंकि कोई भी उसके मैजिक चुनने के रीज़न पर विश्वास नहीं करेगा। वह उस सवाल को इग्नोर करने का फैसला करता है और बस क्लोज कॉम्बैट मैजिक बिल्डिंग का रास्ता पूछता है। लैला फिर बताती है कि नए स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन शुरू हो चुका है और उन्हें जल्दी करनी होगी। लैला फिर सेट्सुना को एक सुनसान रास्ते पर ले जाती है जो साफ तौर पर कैंपस के किनारे की तरफ जाता है। सेट्सुना को विश्वास नहीं होता कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक को इतना ट्रैश माना जाता है कि उनका डिपार्टमेंट एक अलग थलग एरिया में स्थित है। लैला फिर सेट्सुना पर मुस्कुराती है, उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह उसे माना ब्लेड बनाना सिखाए जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। सेट्सुना इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और उसे बताता है कि यह सब माना के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। सेट्सुना मूल रूप से उसे सच बता रहा है क्योंकि मैजिक को परिस्थितियों के आधार पर कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सेट्सुना मानता है कि अगर वह क्लोज कॉम्बैट मैजिक में महारत हासिल कर लेता है तो वह वी-ड्रेक के डिस्पेल को बाईपास कर पाएगा। साथ ही उसे कुछ ज़रूरी याद आता है और वह यह है कि हेडमास्टर ने एक बार उसे अपने हाथों का पिछला हिस्सा दिखाया था और पता चला कि वह 2 अलग अलग मैजिक पाथ से बंधा हुआ है। यह आम जानकारी है कि किसी के पास सिर्फ एक ही मैजिक पाथ हो सकता है। सेट्सुना ने पहले क्रेस्ट को समनिंग मैजिक का क्रेस्ट पहचान लिया, लेकिन उसने दूसरे को नहीं पहचाना। सेट्सुना जानना चाहता था, लेकिन हेडमास्टर ने उसे बताया कि समय आने पर वह जान जाएगा। हेडमास्टर उसे विश्वास दिलाता है कि वह दूसरे मैजिक का नॉलेज उसे सौंपेगा, लेकिन सेट्सुना को ईविल गॉड के आने तक दूसरे मैजिक के बारे में कभी पता नहीं चला और हेडमास्टर मारा गया। ऐसा लगता है कि वी-ड्रेक ने हेडमास्टर को जल्दी से मार दिया क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी के दूसरे मैजिक पाथ से होने वाले खतरे को महसूस कर लिया था। अब जब उसके पास दूसरा मौका है, सेट्सुना यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह इंसानियत की किस्मत बदलने के लिए उस मैजिक को सीखे। थोड़ी देर में वे क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन सेट्सुना अभी भी चिंतित है कि अपने करंट स्टेटस के साथ शायद वो हेडमास्टर की रिकग्निशन हासिल ना कर पाए। डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंचने पर उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला प्रोफेसर मिलता है जो पहले से ही सेट्सुना का इंतजार कर रहा होता है। वो सेट्सुना को देर से आने के लिए डांटता है और जब लैला समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे चुप करा देता है, कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। प्रोफेसर सेट्सुना से कहता है कि वो बाहर से भले ही इंप्रेसिव लगे, लेकिन जिस पल उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया वो ट्रैश बन गया। वो अपनी उंगलियां सेट्सुना की तरफ करता है, लेकिन सेट्सुना धीरे से उसका हाथ हटा देता है और उसे रूड होने के लिए डांटता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है और उसे कुछ शर्म आनी चाहिए क्योंकि सब लोग डिपार्टमेंट को ट्रैश बुला रहे हैं। ये बात प्रोफेसर के दिमाग में चढ़ जाती है और वो गुस्से में सेट्सुना को शर्ट से पकड़ लेता है। सेट्सुना शांति से जवाब देता है कि उसे विश्वास है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक में एक्सप्लोर करने के लिए कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोफेसर को सेट्सुना के इस कॉन्फिडेंस पर विश्वास नहीं होता और वो फैसला करता है कि उसे उसका प्राइड तोड़ना ही होगा। वो फिर सेट्सुना से कहता है कि वो उसे दिखाए कि उसके पास क्या है जब वो इतना कॉन्फिडेंट है।
वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो पत्थरों के एक झुंड पर इस तरह वार कर रहे हैं जैसे वो सोना ढूंढ रहे हों। बोल्डर्स इतने कठोर हैं कि वो उन्हें क्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बोल्डर को क्रैक करना क्लास में स्टूडेंट्स की रैंक तय करने के लिए पहला टेस्ट है। पता चलता है कि रॉक के अंदर एक क्रिस्टल भरा हुआ है और स्टूडेंट्स को उसे जितनी जल्दी हो सके निकालना है। प्रोफेसर सेत्सुना को देखकर शैतानी मुस्कान देता है और कहता है कि जो क्रिस्टल निकाल लेंगे उन्हें पनिश किया जाएगा। फिर प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है, उन्हें इस बात के लिए डांटता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा समय से इस टास्क में फंसे हुए हैं और कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। स्टूडेंट्स अपनी नाकामयाबी को ये कहकर आखिरी रूप देते हैं कि रॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत ही कठोर मटेरियल है। उन्हें विश्वास नहीं है कि वो अब तक सीखी हुई ट्रैश मैजिक से उस मजबूत रॉक को तोड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट को तो ये भी लगता है कि प्रोफेसर उन पर इसीलिए सख्ती कर रहा है क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिला है। प्रोफेसर फिर सेत्सुना को एक खाली रॉक के पास ले जाता है और उससे मांग करता है कि वह उसे उन पॉसिबिलिटीज को दिखाएं जिनकी वो बात कर रहा है। सेत्सुना के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए वो उसे कहता है कि उसके पास रॉक को तोड़ने और क्रिस्टल निकालने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। लैला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि 10 मिनट में रॉक तोड़ना प्रैक्टिकल रूप से इम्पॉसिबल है। इसके अलावा प्रोफेसर ने सेत्सुना को जो रॉक दिया है वो दूसरों से बड़ा है। प्रोफेसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेत्सुना को याद दिलाता है कि उसके 10 मिनट का समय पहले ही कम हो रहा है। सेत्सुना फिर बड़े रॉक के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है ताकि उसके टेक्सचर को महसूस कर सके। प्रोफेसर मान लेता है कि सेत्सुना पहले ही अपने किए पर पछता रहा है और वह सजेस्ट करता है कि वह उसके आगे झुके और माफ़ी मांगे। तभी सेत्सुना प्रोफेसर को शॉक कर देता है ये कहकर कि रॉक तोड़ने के लिए उसे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। प्रोफेसर को लगभग विश्वास हो जाता है कि वो बहरा हो गया है जब वह ये सुनता है और उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछना पड़ता है। लैला को भी लगता है कि सेत्सुना लापरवाही कर रहा है। प्रोफेसर मुस्कुराता है ये मानते हुए कि सेत्सुना के पास कोई चांस नहीं है क्योंकि रॉक दूसरों से ज़्यादा डेंस है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर का रॉक तोड़ने का टाइम रिकॉर्ड 30 मिनट है। प्रोफेसर फिर सेत्सुना की बात पर भरोसा करने का फैसला करता है और उसे 10 सेकंड में तोड़ने के लिए कहता है। सेत्सुना फिर रॉक तोड़ने की तैयारी करता है। वो अपने हाथ के चारों तरफ माना की एक लहर इकट्ठा करता है ताकि माना स्वॉर्ड बना सके। वो जानता है कि हेडमास्टर का ध्यान खींचने के लिए उसे कुछ आकर्षक करना होगा क्योंकि उसके पास बेहतर चीज़ों का लक्ष्य है। वो एक मामूली रॉक के रास्ते में आने के लिए तैयार नहीं है। बिना रुके वो अपनी स्वॉर्ड को रॉक की तरफ जोर से घुमाता है। जब स्वॉर्ड रॉक से टकराती है और पहले तो उस पर कोई असर नहीं होता, प्रोफेसर पहले से ही ट्रैश टॉकिंग कर रहा होता है। सेत्सुना से पूछता है कि वो किस तरह से पनिश होना पसंद करेगा। अचानक रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है जिससे वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता। सेत्सुना रॉक के अंदर से क्रिस्टल निकालता है और उसे प्रोफेसर को पेश करता है, लेकिन इससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। लेला भी शॉक्ड है क्योंकि वो विश्वास नहीं करना चाहती कि सेत्सुना ने सच में ये कर दिखाया। दूसरे स्टूडेंट्स भी शॉक्ड थे कि सेत्सुना ने एक बड़े रॉक को कुछ ही सेकंड्स में तोड़ दिया जबकि वे अपने सामने वाले छोटे रॉक से संघर्ष कर रहे थे। कोई तुरंत ही अनुमान लगाता है कि सेत्सुना प्रोफेसर से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। प्रोफेसर आगे शेमलेस होने का फैसला करता है और कहता है कि सेत्सुना एक चीटर है। वो इस बात पर जोर देता है कि रॉक बहुत कठोर है जिसे 10 मिनट में तोड़ना मुश्किल है, सेकंड्स की तो बात ही छोड़ दो। सेत्सुना ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि प्रोफेसर को ऐसे रॉक को तोड़ने में 10 मिनट लगते हैं और वो उसे कहता है कि शायद उसे प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने पर विचार करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रैश प्रोफेसर है। प्रोफेसर ज़कारी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बेवकूफ़ी कर पाए उसका सीनियर लायनल उसके पीछे आ जाता है और उसका सर पकड़ लेता है। उससे पूछता है कि क्या वो फिर से स्टूडेंट्स को बुली कर रहा है। लायनल ज़कारी को डांटता है कि उसने एक हंगामा खड़ा किया जिसने उसकी नींद खराब कर दी और वो ज़कारी को बताता है कि सेत्सुना ने चीट नहीं किया। वो समझाता है कि सेत्सुना ने रॉक के अंदर माना के फ्लो को पढ़ा और उसने सिर्फ उसके सबसे कमज़ोर स्पॉट को टारगेट किया। लायनल ज़कारी से कहता है कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स की टेक्निक्स को नहीं समझ सकता तो उसके टीचर होने का कोई मतलब नहीं है। लायनल फिर ज़कारी को सबक सिखाने का फैसला करता है और स्टूडेंट से अनाउंस करता है कि ज़कारी एक माना गार्ड परफॉर्म करने वाला है, लेकिन इससे उसके चेहरे पर सिर्फ एक डरावना एक्सप्रेशन आ जाता है। इससे पहले कि ज़कारी को बहस करने का समय मिले, लायनल ने एक पोजीशन ले ली है, ज़कारी को पंच मारने के लिए तैयार। वो उसे कहता है कि अगर वो सच में ट्रेनिंग कर रहा है तो उसे अटैक को ब्लॉक करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ज़कारी भीख मांगने लगता है, कहता है कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगा, लेकिन लायनल उस पर दया नहीं करता और उसे पंच मार देता है। ज़कारी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पंच की पावर उसे पास की दीवार में उड़ा कर ले जाती है।
सेत्सुना लायोनेल से बह रही पावर के लेवल से इम्प्रेस्ड है और वो निष्कर्ष निकालता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ज़कारी से निपटने के बाद लायोनेल सेत्सुना के पास हंसता हुआ आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने मुंह में सिगार के साथ लायोनेल सेत्सुना से कहता है कि वो डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट दे। सेत्सुना मानता है कि लायोनेल डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटीज़ को कम समझने की कोशिश कर रहा है और सेत्सुना उसे बताता है कि वो डिपार्टमेंट में बेस्ट बनने का प्लान बना रहा है और यहाँ तक कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को भी हराएगा। लायोनेल सेत्सुना की डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस्ड है और वो उसे विश्वास दिलाता है कि अगर वो मैजिक सीखना चाहता है तो वो उसे सिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। वो फिर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का हेड प्रोफेसर है। वो फिर उनसे कहता है कि वे एक्सचेंज मैच के लिए रिप्रेजेंटेटिव का फैसला करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि एक्सचेंज मैच एक बड़ा इवेंट है जहां एकेडमी के 8 मैजिक डिपार्टमेंट्स compete करते हैं, ये तय करने के लिए कि कौन सबसे अच्छा है। हर डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और विनर एक टूर्नामेंट के जरिए तय किया जाता है। अपने पिछली लाइफ में सेत्सुना ने लॉन्ग रेंज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के साथ टूर्नामेंट जीता था और इससे उसे हेडमास्टर के साथ रिकग्निशन मिली थी। टूर्नामेंट के महत्व के कारण सेत्सुना समझ जाता है कि वो इसे मिस नहीं कर सकता। तभी सेत्सुना जमीन पर ब्लैक रॉक के टुकड़े देखता है। तब लायनल बताता है कि सेत्सुना अकेला स्टूडेंट नहीं है जिसने टेस्ट पास किया है। ऐसा लगता है उसके आने से पहले कोई और आ चुका था और उसने क्रिस्टल निकाल दिया था। इस पूरी बात का सबसे अजीब पहलू ये है कि उसने ये सिर्फ अपनी मुट्ठियों से किया। सेत्सुना अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और महसूस करता है कि जिन टुकड़ों को वो देख रहा है वो इतनी दूर से उड़कर आए हैं। वो उस अजीब स्टूडेंट को बेहतर तरीके से देखता है जिसने ये किया और वो पहचान जाता है कि वो ड्रैगो ओक्रेड है। लायनल फिर ड्रैगो को आगे आने के लिए कहता है और वो अपनी डरावनी हाइट और बिल्ड के साथ सेत्सुना के पास आता है। वो सेत्सुना से पूछता है कि उसने ये डिपार्टमेंट क्यों चुना जबकि उसके पास साफ तौर पर दूसरे मैजिक पाथ्स जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ से कहीं बेहतर हैं के लिए एफिनिटी थी। सेत्सुना जवाब देता है कि उसे क्लोज कॉम्बैट मैजिक से कुछ काम करने हैं, लेकिन ड्रैगो उसे चुप करा देता है, कहता है कि वो इतने कमज़ोर बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता। ड्रैगो अपना ऑरा दिखाता है और इस बात पर गर्व करता है कि उसका परिवार पीढ़ियों से क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट में बेहतरीन रहा है। अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ड्रैगो दावा करता है कि वो सालों से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा है। ड्रैगो एक विशाल ऑरा छोड़ता है जो दूसरे स्टूडेंट्स को हिला देता है, लेकिन सेत्सुना वहीं खड़ा रहता है। ड्रैगो फिर उस पर एक पंच मारता है, उसे कहता है कि वो उससे लड़े क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस जैसा कमज़ोर कोई डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बने। सेत्सुना को याद है कि ड्रैगो अपनी पिछली लाइफ में क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एकमात्र उत्कृष्ट स्टूडेंट था। सेत्सुना मुस्कुराता है जब ड्रैगो उसे चैलेंज करता है और वो खुशी से उसे कहता है कि उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लायनल खुश है कि दोनों एक समझौते पर पहुंच गए हैं और वो उन्हें बताता है कि उनके बीच का मैच 1 हफ्ते में होगा। ड्रैगो चला जाता है और सेत्सुना से कहता है कि 1 हफ्ता आने से पहले भागने की सोचना भी मत। वो चाहता है कि वे मौत तक लड़े क्योंकि सेत्सुना दावा कर रहा है कि वो एक क्लोज कॉम्बैट मैजिक है। स्टूडेंट्स पहले से ही कल्पना कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन सभी मानते हैं कि ड्रैगो के सामने सेत्सुना का कोई चांस नहीं है। लैला सेत्सुना को देखकर मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या वो जीत सकता है। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है जब वो सेत्सुना को नहीं कहते हुए सुनती है। ऐसा लगता है कि सेत्सुना को पूरी तरह से पता है कि वो अपनी करंट स्टेट में ड्रैगो का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इसका मुकाबला करने के लिए एक सीक्रेट प्लान है। वो जंगल में चला जाता है और लैला उसके पीछे भागती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वे जल्द ही एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं और सेत्सुना बताता है कि ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट है जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है। वो पेड़ को छूता है और उसके शरीर से तुरंत एक ग्रीन ऑरा निकलता है। सेत्सुना मुस्कुराता है और लैला को बताता है कि वो सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट की मदद से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग बनने का प्लान बना रहा है। लैला पेड़ के बड़े साइज से हैरान हो जाती है और निष्कर्ष निकालती है कि ये एक पवित्र पेड़ है जो 1000 साल से कम पुराना नहीं है। दूसरी तरफ सेत्सुना खुश है कि पेड़ उसके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली लाइफ में किया था। लैला फिर उससे पेड़ से निकल रहे ग्रीन ऑरा के बारे में पूछती है और सेत्सुना बताता है कि ये पवित्र पेड़ का ब्लेसिंग है। सेत्सुना बताता है कि ब्लेसिंग सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जिन्हें पवित्र पेड़ ने स्वीकार किया हो और अपने होली माना एट्रीब्यूट के कारण वो अपना माना रिकवर कर सकता है। सेत्सुना ने अपनी पिछली लाइफ में ये पेड़ ढूंढ लिया था और वो जानता है कि वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग करे, जब तक वो पेड़ के पास है उसका माना कभी खत्म नहीं हो सकता।
सेत्सुना इस संभावना पर मुस्कुराता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंचे बिना जितना चाहे ट्रेनिंग कर सकता है। लैला ये सुनकर खुश है और क्योंकि सेत्सुना ने उसका ब्रोच वापस पाने में उसकी मदद की, उसे लगता है कि अब उसकी बारी है उस लड़के की मदद करने की। वो हवा में एक फिस्ट बम्प करती है, लेकिन सेत्सुना सचमुच कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि लड़की क्या कर रही है। क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग रूम के अंदर ड्रैगो अपने अद्भुत बिल्ड और स्ट्रेंथ दिखाता है जब वो ऐसे वेट्स उठाता है जो इम्पॉसिबल होने चाहिए। ड्रैगो वेट्स उठाते उठाते बोर हो जाता है और वो लायनल से पूछता है कि क्या यार्ड में अभी भी ब्लैक रॉक्स और अवेलेबल हैं। लायनल चिंतित है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सारे रॉक्स तोड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन ड्रैगो बाहर चला जाता है। लायनल से कहता है कि उसका उन्हें तोड़ने का कोई प्लान नहीं है। उन्हें तोड़ने के बजाय ड्रैगो ने कुछ और प्लान किया है। ड्रैगो एक अजीब लड़का निकलता है क्योंकि वो पुशअप्स करता है और अपनी पीठ पर एक रॉक ऐसे उठाए हुए हैं जैसे कुछ हो ही ना। इस दौरान लैला उसे ट्रेन करते हुए देख रही है और डर उसे जकड़ लेता है। बिना किसी शक के उसे विश्वास है कि जो कोई भी ड्रैगो से इस तरह से एक पंच खाएगा वो मर जाएगा। इससे उसके अंदर एक घबराहट पैदा होती है और वो सेत्सुना की तरफ दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ सेत्सुना पेड़ के पास बैठा है और वो मार्शल आर्ट्स पर एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। लैला जब पेड़ के पास पहुंचती है तो वो सेत्सुना को बिल्कुल रिलैक्स्ड पाकर हैरान हो जाती है, जैसे उसके साथ कुछ गलत ही ना हो। वो उसे डांटती है और ये भी बताती है कि ड्रैगो अपनी पीठ पर 5 ब्लैक स्टील रॉक्स रखकर पुशअप्स कर रहा था। सेत्सुना इससे हैरान नहीं है क्योंकि वो पहले से जानता है कि ड्रैगो अपनी फिजिक को ट्रेन करने के लिए क्या कर सकता है। सेत्सुना भी लैला को विश्वास दिलाता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस पर वो अभी काम कर रहा है वो भी उसके प्लान का हिस्सा है। उसकी आंखों से एक नीला ऑरा निकलता है जब वो अपने हाथ में टेक्स्ट बुक को घूरता है। लैला सचमुच कंफ्यूज्ड है और वो सेत्सुना से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। सेत्सुना समझाता है कि फिजिकल बूस्ट रीइंफोर्समेंट के अलावा कुछ नहीं है और नर्वस सिस्टम को माना से कंट्रोल करना है। मूल रूप से लेग्स को बूस्ट करने का मतलब है उन लेग्स पर फोकस करना, और यही बात हाथों पर भी लागू होती है। जो उसने समझाया है उससे वो लैला को बताता है कि अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए उसे सिर्फ अपने हेड पर फोकस करना है। पता चलता है कि जब लैला आसपास नहीं थी तब सेत्सुना ने कई किताबें पढ़ ली हैं। सेत्सुना आखिरकार जहां बैठा है वहां से उठता है और क्योंकि उसने सारी टेक्निक्स अपने दिमाग में बिठा ली हैं, उसे लगता है कि अब उन्हें प्रैक्टिस करने का समय है। सेत्सुना साफ जगह पर खड़ा होता है और एक वेल बैलेंस्ड किक मारता है और फिर अपनी माना स्वॉर्ड भी निकालता है। सेत्सुना एक सुंदर स्विंग करता है, लेकिन वो वहीं नहीं रुकता। वो स्विंग करता रहता है जिससे लैला हैरान रह जाती है। लैला मानती है कि सेत्सुना का मेथड इम्प्रेसिव है और उसने इसके बारे में पास्ट में कभी नहीं सुना है, लेकिन सेत्सुना खुद से इम्प्रेस्ड नहीं है क्योंकि वो जानता है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। सेत्सुना जल्द ही उन सभी टेक्निक से ओवरवेल्म्ड हो जाता है जिन्हें वो एक ही समय में अपने शरीर में फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। लैला उसके लिए चिंतित है, लेकिन वो उससे कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को एक फिजिकल बूस्ट के साथ लिमिट तक पुश कर रहा है। इस वजह से वो अपनी हीलिंग को बूस्ट करने पर फोकस्ड है। सैक्रेड ट्री का ब्लेसिंग काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में सेत्सुना के खुरदुरे हाथ बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। लैला चिंतित है और वो सजेस्ट करती है कि सेत्सुना अपने आप को ट्रेन करने का कोई और तरीका ढूंढे, बजाय इसके कि वो खुद को एक्सट्रीम तक पुश करे। सेत्सुना दलील देता है कि उसे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि वो ड्रैगो का सामना सिर्फ ट्रैश मेथड से नहीं कर सकता। सेत्सुना इस बात पर जोर देता है कि ड्रैगो सालों से क्लोज कॉम्बैट मैजिक में खुद को ट्रेन कर रहा है। वो लैला को बताता है कि उसे हफ्ते के ख़त्म होने तक यही दर्दनाक प्रक्रिया हज़ारों बार दोहरानी होगी। लैला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एक साइकिल ही काफ़ी दर्दनाक है। सेत्सुना ये सुनकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये काफ़ी दर्दनाक है। उसे याद आता है जब वो छोटा था और ऑर्फनेज में था। वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था और हर दिन वो हमेशा प्रैक्टिस करता था। भले ही वो अनेकों बार फेल हुआ, सेत्सुना ने हार नहीं मानी। वो सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा और भले ही उसकी ग्रोथ धीमी थी, वो हर कदम के साथ बेहतर हो रहा था। सेत्सुना लैला को विश्वास दिलाता है कि जब तक दर्दनाक मेथड उसे स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेत्सुना ट्रेनिंग दोबारा शुरू करता है और लैला भी उसके साथ जुड़ जाती है। एक साथ वे अपने स्विंग्स प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर को लिमिट तक पुश करते हैं और यही सब दोबारा करते हैं। कुछ ही समय में सेत्सुना पहले से ही अपनी पीठ पर रॉक्स रखकर पुशअप्स कर रहा है। लैला हैरानी से देखती है और उसे एहसास होता है कि सेत्सुना किसी से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इस विश्वास के विपरीत कि वो टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है। आखिरकार डी-डे आ जाता है और सेत्सुना और ड्रैगो रिंग में आ जाते हैं। ड्रैगो सेत्सुना को देखकर ही घिन महसूस करता है
और वो अपनी हैरानी जताता है कि वो लड़का भागा नहीं। सेट्सुना मुस्कुराता है, ड्रैगो से कहता है कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। लाइनल मैच को ऑफिशिएट करने के लिए रिंग के पास खड़ा है और जैसे ही दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार होते हैं, लाइनल मैच शुरू कर देता है। सेट्सुना पहला मूव करता है जब वो ड्रैगो की तरफ बढ़ता है एडवांटेज लेने की कोशिश में। वो एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगो से ब्लॉक कर देता है। सेट्सुना एक और किक की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगो अभी भी अपने हाथों से अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन सेट्सुना की किक की फोर्स ड्रैगो को पीछे ढकेल देती है। सेट्सुना ये देख के शॉक्ड है कि उसका कोई भी हिट लैंड नहीं हुआ क्योंकि ड्रैगो ने सब कुछ सहने के लिए माना गार्ड का इस्तेमाल किया। ड्रैगो अब गुस्से में लग रहा है और जैसे ही वो हल्का सा अपनी नज़र दिखाता है, सेट्सुना ड्रैगो से आ रही किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता है। इससे पहले कि सेट्सुना समझ पाए कि क्या हो रहा है, ड्रैगोस तक पहुंच चुका है। वो सीधे सेट्सुना के शरीर पर एक पंच मारता है जो एक विशाल ऑरा छोड़ता है जो उसके अटैक की सीधी लाइन में सभी को प्रभावित करता है। लेला जब ये देखती है तो डर से कांप जाती है, ये मानते हुए कि सेट्सुना मर गया है। लेकिन जब धुआं साफ होता है, सेट्सुना को एक झुकी हुई पोजीशन में देखा जाता है ड्रैगो के अटैक को ब्लॉक करते हुए। स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं होता कि वे दो ऐसे स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई देख रहे हैं जिन्हें अभी अभी प्रमोट किया गया है। दूसरी तरफ सेट्सुना ने आसानी से समझ लिया था कि अगर उसने ड्रैगो का डायरेक्ट हिट लिया होता तो वो मर चुका होता। ड्रैगो उस पर एक और पंच मारता है लेकिन वो आसानी से पंच से बचने के लिए झुक जाता है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्रैगो एक राइट हैंड पंच मारता है जो सीधे सेट्सुना के सिर की तरफ होता है। सेट्सुना अभी भी अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है, लेकिन ड्रैगो पहले इस बात से चिढ़ जाता है कि सेट्सुना लड़ाई शुरू होने से अब तक सिर्फ डिफेंस कर रहा है। ड्रैगो सेट्सुना को ताना मारता है, उसे कहता है कि वो एक कमजोर के अलावा कुछ नहीं है और जो कुछ वो कर रहा है वही उसकी लिमिट है। स्टैंड्स में बैठी लेला पहले से ही चिंतित है कि सेट्सुना ने खुद को कई बार लिमिट्स तक पुश करने के बाद भी वह अभी भी ड्रैगो का मुकाबला नहीं कर सकता। लियोनेल जो एक अनुभवी ट्यूटर है, लड़ाई को एक अलग एंगल से देखता है। वह जानता है कि सबके लिए सेट्सुना को पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन जो वे नहीं जानते वह यह है कि सेट्सुना अपने माना कंट्रोल से ड्रैगो के सभी अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर रहा है। ड्रैगो अटैक पर बना रहता है और सेट्सुना को उन एलिट्स में से एक होने के लिए कोसता है जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक को नीची नज़र से देखते आए हैं। ड्रैगो दावा करता है कि उसे और उसके परिवार को बहुत अपमान सहना पड़ा है क्योंकि वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन ड्रैगो अपनी कोशिशों से इस कहानी को बदलने के लिए दृढ़ निश्चयी है। ड्रैगो सीरियस हो जाता है और वह एक मैना स्वॉर्ड निकालता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सेट्सुना भी वैसा ही करता है। लड़ाई एक फिस्ट फाइट से स्वॉर्ड फाइट में बदल जाती है। वे एक दूसरे पर जबरदस्त पावर से वार करते हैं, एक दूसरे का सिर काटने की कोशिश में। सेट्सुना अपनी मूवमेंट्स में स्पीड को जोड़ता है जब वह ड्रैगो के सभी अटैक से बचता है। वह एक्रोबैटिकली हवा में उछलता है, लेकिन इससे ड्रैगो चिढ़ जाता है और वह उसका पीछा करता है। वह उसे ट्रैक करता है जब तक कि वह जमीन पर नहीं पहुंच जाता और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन सेट्सुना इससे पहले कि देर हो जाए रास्ते से हट जाता है। जमीन को ड्रैगो का अटैक सहना पड़ता है और वह टूट जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। सेट्सुना को पीछे धकेला जाता है, लेकिन ड्रैगो अभी भी एक और स्ट्राइक के साथ पीछा करता है। ड्रैगो ने आखिरकार उसे घेर लिया है और इस पल सेट्सुना को याद आता है कि जब दूसरे स्टूडेंट्स को पता चला कि उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक चुना है तो वे उसके बारे में कितनी कठोर बातें कह रहे थे। यह याद करके सेट्सुना ड्रैगो से कहता है कि वह उसकी फ्रस्ट्रेशन समझता है, लेकिन सेट्सुना उसे बताता है कि वे दोनों ही ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। सेट्सुना आखिरकार एक्शन में आता है और वह ड्रैगो को पीछे धकेल देता है, उसकी माना स्वॉर्ड को सिर्फ एक स्विंग से तोड़कर। ड्रैगो सेट्सुना की मूवमेंट्स में फर्क देखकर शॉक्ड हो जाता है। सेट्सुना लगभग ड्रैगो को आधा काट देता है, लेकिन वह स्ट्राइक से हल्का सा बच जाता है। ड्रैगो सेट्सुना के ऊंचे लक्ष्य रखने के बारे में उसके शब्दों को सीरियसली लेता है और वह भी सीरियस हो जाता है। ड्रैगो एक लेफ्ट हैंडेड हैवी पंच मारता है सेट्सुना को बेखबर पकड़ने की कोशिश में, लेकिन सेट्सुना इस पर आसानी से रिएक्ट करता है और उससे बच जाता है। सेट्सुना उसके पास से गुजर जाता है और कुछ ही समय में वह ड्रैगो के ब्लाइंड स्पॉट में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे ड्रैगो पर कोई हिट लैंड कर पाए वह मुड़ जाता है। ड्रैगो अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाता है, लेकिन इससे साफ तौर पर उससे तकलीफ होती है। लाइनल को एहसास होता है कि सेट्सुना अपने अनोखे माना कंट्रोल का इस्तेमाल करके ड्रैगो के ऑफेंस और डिफेंस को ओवरलोड कर रहा है, लेकिन वह अभी भी दोनों के बीच एक साफ फिनर नहीं देख पा रहा है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सेट्सुना समझ जाता है कि अगर उसे ड्रैगो के टाइट और हार्ड डिफेंस को तोड़ना है तो उसे एक मौका ढूंढना होगा। ड्रैगो पीछे की तरफ उछलता है और वह एक और माना ब्लेड निकालता है। वह अपनी शॉट को सेट्सुना पर बहुत जोर से घुमाता है, लेकिन सेट्सुना स्ट्राइक से बच जाता है।
सेट्सुना समझ जाता है कि ड्रैगो ने बैटल को खत्म करने के मकसद से एक पावरफुल और विनाशकारी अटैक करने के लिए अपना सारा माना इस्तेमाल करने का फैसला किया है। क्योंकि वह यह पहले से जानता है, सेट्सुना ड्रैगो के स्ट्राइक से बचने के लिए अपनी मूवमेंट को बिल्कुल ठीक से टाइम कर पाता है। लेकिन सेट्सुना अब रिंग से गिरने से एक कदम दूर है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह हारने के कितने करीब है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रैगो खुश है कि उसने आखिरकार सेट्सुना को एक कोने में फंसा दिया है। ड्रैगो फिर माने हुए कोने में खड़े सेट्सुना की तरफ एक पावरफुल फिस्ट पंच के साथ चार्ज करता है, उसे सीधे अगले जन्म में पंच करने के इरादे से। लेकिन ये ड्रैगो के पथ पर एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वह हिट लैंड करने में कामयाब होता है, लेकिन ये सेट्सुना के आफ्टर इमेज के अलावा कुछ नहीं निकलता। पता चलता है कि सेट्सुना के पास एक तरीका है जिससे वह अपना आफ्टर इमेज उस पोजीशन पर बनाए रख सकता है जहां वह खड़ा है, अगर वह अपना माना इस्तेमाल करता रहे। जब तक ड्रैगो को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, सेट्सुना उसके ऊपर से उछल चुका होता है। इससे पहले कि ड्रैगो मुड़ पाए, सेट्सुना उसे खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। ड्रैगो हिलने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन सेट्सुना की स्वॉर्ड उसके चेस्ट को तिरछे से काट देती है। सेट्सुना का अटैक ड्रैगो के शरीर से होकर गुजर जाता है, जिससे उसे अकल्पनीय दर्द होता है और वह चिल्लाता है। लायनल को आखिरकार एहसास होता है कि सेट्सुना ने ड्रैगो के डरावने और लगातार अटैक्स का सामना करने के लिए एक काउंटर अटैक पर भरोसा किया। लायनल समझ जाता है कि दोनों ने मैच में अच्छा लड़ा, लेकिन इस बार मैच पहले ही खत्म हो चुका है। वह अपना हाथ उठाता है और मैच को खत्म घोषित करता है और बताता है कि सेट्सुना विनर है। साफ तौर पर विनर सेट्सुना ही है, क्योंकि ड्रैगो पहले से ही शदीद दर्द में लेटा हुआ है। लेला सेट्सुना की जीत का जश्न मनाने के लिए खुशी से उछलती है और दूसरे स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। ड्रैगो इतने तेज दर्द के बावजूद खड़े होने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स यह देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ड्रैगो एक सख्त लड़का है। ड्रैगो दर्द में अपना चेस्ट पकड़ता है और वह समझ जाता है कि सेट्सुना का आखिरी बार ऐसी तरह से एडजस्ट किया गया था कि वह घातक ना हो। सेट्सुना फिर उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ड्रैगो उससे एक सवाल पूछता है। ड्रैगो जानना चाहता है कि सेट्सुना किस लिए लड़ रहा है। सेट्सुना फिर बताता है कि वह इसलिए लड़ रहा है ताकि वह किसी से ना हारे। इसके अलावा वह यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है कि उससे कुछ भी ना छीना जाए, और इसे हासिल करने के लिए सेट्सुना किसी और से ज़्यादा स्ट्रांग बनने का लक्ष्य रखता है। ड्रैगो की आंखें यह सुनकर उत्सुकता से चमक उठती हैं और वह आखिरकार मानता है कि सेट्सुना काफ़ी स्ट्रांग है। ड्रैगो के पास दर्द से खड़े होकर हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि सेट्सुना उसकी रेपुटेशन पर खरा उतरने के लिए उसकी तारीफ करता है। सेट्सुना मानता है कि ड्रैगो इविल ड्यूड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लायनल फिर सेट्सुना के पास आकर उसके हाथ को विनर के रूप में उठाता है और देख रहे सभी लोगों को बताता है कि सेट्सुना को क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। कुछ दिन बाद लायनल ड्रैगो से कहता है कि अब उसके और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक्सचेंज मैच की तैयारी में आमने सामने मिलने का समय है। लायनल फिर सेट्सुना से कहता है कि जब वो वहां हो तो वो ठीक से बिहेव करे। सेट्सुना दरवाजा खोलते हुए सलाह को स्वीकार करता है। वो रूम में कदम रखता है और सबकी आंखें तुरंत उस पर चली जाती हैं। क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे स्टूडेंट्स के आसपास का माहौल उसके प्रति बदल जाता है। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक हिम्मत से सेट्सुना का मजाक उड़ाता है। उसे कहता है कि वो उस शर्म में और इजाफा करने वाला है जो पहले से ही उसके डिपार्टमेंट पर लगी हुई है। सेट्सुना उस लड़के के हाथ पर बने क्रेस्ट को घूरता है और वो समझ जाता है कि वो इंचैंटमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। वो लड़का सेट्सुना को और ज्यादा ताना मारने का फैसला करता है और वो खड़ा होकर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो पहले राउंड के लिए उसका अपोनेंट है। इंचैंटर सेट्सुना का मजाक उड़ाता है, उसे याद दिलाता है कि क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट ने पिछले 100 सालों में कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। वो आगे कहता है कि क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट को स्कूल के किनारे मसल ट्रेनिंग करने के लिए जाना जाता है, बिना कुछ और काम का किए। इससे पहले कि वो ये स्टेटमेंट पूरा करे, सेट्सुना उसके पैरों पर चढ़ जाता है, जिससे उसे थोड़ा दर्द होता है। सेट्सुना ठंडे स्वर में उस लड़के से कहता है कि उसके डिपार्टमेंट में लोग काफी बदतमीज होंगे क्योंकि उन्हें सलाम करने का सलीका नहीं है। इंचैंटमेंट रैप कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सेट्सुना उसे बीच में ही रोक देता है। कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट ने सालों से नहीं जीता है, क्योंकि वे इस साल की कंपटीशन जरूर जीत रहे हैं। एन्चैंटमेंट रैप सेट्सुना से बहस करता है, उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। तभी पीछे से एक आवाज बातचीत में शामिल हो जाती है जो सुझाव देती है कि वे बहस शुरू करने से पहले मैच का इंतजार करें। सेट्सुना को एहसास होता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे रिग्रेशन से पहले हुआ था। पता चलता है कि पीछे से उन्हें संबोधित करने वाली आवाज हेडमास्टर के अलावा किसी और की नहीं है। समनिंग डिपार्टमेंट से कैरोल उत्साह से हेडमास्टर का स्वागत करती है। उसे बताती है कि वो उन्हें दिखाने के लिए उत्सुक है कि उसका डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। सेट्सुना जानता है कि वो कौन है और उसे एहसास होता है कि कैरोल अभी भी अपना फ्रेंडली नेचर बनाए हुए है। उसे याद है कि रिग्रेशन से पहले उसके साथ अपनी बैटल के दौरान कैरोल ने उसे बहुत कठिन समय दिया था। सेट्सुना जानता है कि वो मैच में जीतकर बाहर आया था, लेकिन समझ जाता है कि उसे और सावधान रहने की जरूरत है। हेडमास्टर आखिरकार बोलने का फैसला करता है और वो स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुने जाने के लिए बधाई देता है। हेडमास्टर इस बारे में बात करता है कि वो कितना खुश है कि 8 टैलेंट्स एक साथ इकट्ठा हो पाए हैं।
हेडमास्टर फिर बताता है कि टूर्नामेंट 1-on-1 फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा और उनके ओपोनेंट्स एट रैंडम तय किए जाते हैं। ऐसा लगता है क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट इंचैंटमेंट मैजिक डिपार्टमेंट से भिड़ेगा, जो जीवन में वस्तुओं में मना इन्फ्यूज करने में माहिर है। दूसरा मैच हीलिंग मैजिक डिपार्टमेंट, जो चमत्कार करता है और सहयोगियों का समर्थन करता है, और लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट, जो दुश्मनों को बिना उन्हें करीब आने दिए हराता है, के बीच है। तीसरा मैच फॉर्मेशन मैजिक डिपार्टमेंट, जो मैजिक एरेस के भीतर विभिन्न शक्तियों को इम्ब्यू करता है, और समनिंग मैजिक डिपार्टमेंट, जो दूसरी दुनियाओं से काल्पनिक जानवरों को कमांड करता है, के बीच होगा। और फिर आखिरी मैच के लिए ये स्पेशल मैजिक डिपार्टमेंट, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, और एल्केमी मैजिक डिपार्टमेंट, जो पदार्थों को स्थायी रूप से बदलने में सक्षम है, के बीच होगा। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि इंटर स्कूल एक्सचेंज मैच मूल रूप से अलग अलग मैजिकल डिपार्टमेंट से आइडियाज लेने के लिए एक प्रैक्टिकल लेसन है। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि मैच 10 दिन में आयोजित किया जाएगा और वे उससे पहले नई मैजिक सीखने के लिए आज़ाद हैं, या जो वे पहले से जानते हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह उन पर निर्भर है, लेकिन हेडमास्टर कहता है कि वो उनके फाइटिंग स्पिरिट को देखने के लिए उत्सुक है। कैरल उत्साह से स्पीच को स्वीकार करती है और जैसे ही हेडमास्टर जाने वाला होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स उसके सामने झुकते हैं। सेत्सुना फिर हेडमास्टर के पीछे दौड़ता है जब वो लॉबी से गुजर रहा होता है, क्योंकि यह उस बूढ़े आदमी से बात करने का उसका एकमात्र मौका हो सकता है। हेडमास्टर पहले से ही जानता है कि वो क्लोज कॉम्बैट रिप्रेजेंटेटिव है और सेत्सुना उसे बताता है कि उसे उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है। सेत्सुना बिना किसी हिचकिचाहट के पूछता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाता है तो क्या हेडमास्टर उसे अपनी मैजिक सिखाने को तैयार होंगे। हेडमास्टर एक बेवकूफ़ की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है और वो सेत्सुना से कहता है कि उसकी समनिंग मैजिक उसके लिए बेकार होगी, लेकिन सेत्सुना बीच में ही कहता है कि वो उसकी दूसरी मैजिक के बारे में बात कर रहा है। हेडमास्टर ये सुनता है और तुरंत हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। वो एक डरावना ऑरा छोड़ता है जो लगभग सेत्सुना को अपाहिज कर देता है और उससे पूछता है कि वो उसकी दूसरी मैजिक के बारे में कैसे जानता है। सेत्सुना आसानी से महसूस कर सकता है कि हेडमास्टर उससे सावधान है, लेकिन वो जानता है कि हेडमास्टर की दूसरी मैजिक ईवल डूड के खिलाफ जीतने के लिए ज़रूरी है। इस वजह से सेत्सुना फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। सेत्सुना फिर बताता है कि शायद वो हेडमास्टर को रीज़न ना बता पाए, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि 100 साल बाद क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट की जीत का कुछ मतलब होना चाहिए। वो हेडमास्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उनसे पूछता है कि क्या वो ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हेडमास्टर आखिरकार समझ जाता है कि सेत्सुना का शायद कोई छिपा हुआ एजेंडा ना हो। वो फिर उसे बताता है कि जिस दिन वो चैंपियनशिप जीतेगा उसी दिन वो उसे दूसरी मैजिक सिखाएगा। सेत्सुना हेडमास्टर के सामने झुकता है, आश्वासन के लिए उनका धन्यवाद करता है, लेकिन हेडमास्टर उसे बताता है कि ये एक आसान रास्ता नहीं होने वाला है। सेत्सुना को परवाह नहीं है क्योंकि वो हेडमास्टर को टूर्नामेंट के दौरान अपना संकल्प दिखाने के लिए तैयार है। हेडमास्टर ये सुनकर खुश होता है और वो चला जाता है। उसी दिन बाद में सेत्सुना अकेले बैठकर एक स्वादिष्ट ब्रेड का आनंद ले रहा होता है जिसके बारे में लीला ने उसे बताया था। रिलैक्स करते समय सेत्सुना सोचता है कि उसे टूर्नामेंट के दिन आने से पहले जो कुछ भी वो चाहता है कर लेना चाहिए। अचानक उस पर एक गोलम हमला करता है। उसका सिर लगभग कुचल जाता है, लेकिन वह उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। पता चलता है कि गोलम एन्चैंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव का है। सेत्सुना हैरान है कि उस पर एन्चैंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव हमला कर रहा है। एन्चैंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव सेत्सुना से कहता है कि वह टूर्नामेंट का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे पहले ही सेत्सुना से निपटने का प्लान बना रहा है। वह सेत्सुना को एक मामूली ट्रैश कहता है जिसने उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। सेत्सुना उसका मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि वह सिर्फ अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इससे पहले कि सेत्सुना कुछ समझ पाए, एन्चैंटमेंट ट्रैप के पीछे पहले से ही गोलम्स का एक झुंड है, लेकिन वह गोलम्स को डिसॉल्व करने का फैसला करता है जब वो समझ जाता है कि अगर यह बात फैल गई कि वह क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के एक कमजोर लड़के को बुली कर रहा है तो ये उसके लिए बुरा होगा। वह फिर चला जाता है। सेत्सुना से कहता है कि वह ऑफिशियल मैच के दौरान और तैयार रहेगा। सेत्सुना इम्प्रेस्ड है कि एन्चैंटमेंट ट्रैप कई चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें माना प्रदान कर सकता है और वह उसे काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति मानता है। सेत्सुना जमीन पर पड़े अपने ब्रेड को घूरता है और उसे इस बात का दुख है कि उस लड़के ने उसका ब्रेड बर्बाद कर दिया। अगले दिन लाइनल अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि एक्सचेंज मैच की तैयारी करना उनका काम है और इसके लिए वे ड्रैगो और सेत्सुना के बीच हुई बैटल का विश्लेषण करेंगे। लाइनल स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उन्हें आखिरकार समझ आ गया है कि उनमें क्या कमी है, और वे सब हाँ कहते हैं। लाइनल फिर ड्रैगो से अपनी कमजोरी बताने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए कहता है। ड्रैगो बताता है कि उसने अपने माना और इमोशंस पर कंट्रोल खो दिया था। लाइनल फिर सेत्सुना से वही सवाल पूछता है। सेत्सुना बताता है कि उसके पास बेसिक पावर की कमी है और जब बात शुद्ध स्ट्रेंथ की आती है तो वह ड्रैगो से हार रहा था। लाइनल खुश है कि दोनों अपनी कमजोरियों को समझते हैं क्योंकि यह उनकी ग्रोथ का पहला कदम है। लाइनल फिर उन्हें सुधार पर काम करने का सुझाव देता है। लाइला फिर लाइनल से पूछती है कि क्या मैच एक्सचेंज मैच के लिए ट्रेनिंग का काम करेगा।
लाइनल सवाल से खुश है और वह बताता है कि सेत्सुना इंचैंटमेंट रब जोएल के खिलाफ जाएगा, जो सेत्सुना के अनुसार ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए मल्टीपल गॉलेम्स का इस्तेमाल करने में सक्षम है। क्योंकि गॉलेम्स के पास फिजिकल बॉडीज हैं, उनका लड़ने का बेसिक स्टाइल कॉम्बैट मैजिक जैसा ही है। लाइला जब इंस्ट्रक्टर से ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। लाइनल फिर बताता है कि वह उनमें से हर एक को एक टास्क देगा। लाइनल चाहता है कि ड्रैगो स्पीड पर फोकस करे और मल्टीपल गॉलेम्स की तरह एक्ट करे ताकि वह हर एंगल से अटैक कर सके। सेत्सुना के लिए उसे ड्रैगो के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना होगा ताकि वह एक काउंटर अटैक लॉन्च कर सके। ड्रैगो ट्रेनिंग मैच के लिए खुद को तैयार करता है और वह सेत्सुना को विश्वास दिलाता है कि यह पिछली बार जब वे लड़े थे वैसा नहीं होगा। सेत्सुना मुस्कुराता है, ड्रैगो से कहता है कि वह इसका इंतजार कर रहा है। ड्रैगो सेट्सुना की तरफ चार्ज करता है और वो सीधे उसके चेहरे पर एक लेफ्ट हैंडेड पंच मारता है, लेकिन सेट्सुना स्ट्राइक से बच जाता है। सेट्सुना मानता है कि उसने ड्रैगो के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि एक और स्ट्राइक सीधे उसकी तरफ आ रहा है। सेट्सुना को तुरंत एहसास होता है कि उसकी रिएक्शन स्पीड धीमी है। लियोनेल इस बात से इम्प्रेस्ड है कि ड्रैगो ने अपनी स्पीड और पावर को बैलेंस करने में कामयाबी हासिल की है। ड्रैगो सेट्सुना पर पंचेस मारते हुए एक मृग तृष्णा जैसा लगता है। सेट्सुना उसकी मूवमेंट्स का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पॉइंट पर फेल हो जाता है और उस विशाल लड़के द्वारा उसका सिर लगभग उतार दिया जाता है। लेकिन वो अभी भी स्ट्राइक से बचने में कामयाब रहता है, जिससे लियोनेल काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है। लियोनेल सेट्सुना को बताता है कि उसे किस कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है और सेट्सुना सलाह को स्वीकार करता है। सेट्सुना एक कदम पीछे हटता है और एक काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। अंत में सेट्सुना और ड्रैगो थकान से जमीन पर गिर जाते हैं। ड्रैगो मानता है कि सेट्सुना ने उसे कड़ी टक्कर दी है। लियोनेल फिर दोनों की तारीफ करता है, उनसे कहता है कि उनकी मूवमेंट्स बुरी नहीं थी। लियोनेल सेट्सुना को बताता है कि वो कुछ दिनों में 4 या 5 गोलम्स को संभालने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन सेट्सुना जानता है कि उसे अपनी सुरक्षा कम करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो कितनी भी मेहनत से ट्रेन करे। लियोनेल इस बात से खुश है कि सेट्सुना उसके सिखाई जाने वाली हर चीज़ को आसानी से समझ जाता है। लियोनेल जानता है कि ड्रैगो बिना किसी शक के क्लोज कॉम्बैट के बेसिक्स से अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन साथ ही सेट्सुना का सेंस भी अनोखा है। कुछ ही समय में डी-डे आ जाता है और अरीना स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे स्पेक्टेटर्स से भरा होता है। हेडमास्टर सभी को संबोधित करने के लिए पोडियम पर चढ़ता है। वो उन्हें बताता है कि 8 में से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को सबसे स्ट्रॉन्ग का ताज पहनाया जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, मैच पर शर्त लगाने वाले बुकीज हैं। हैरानी की बात है, डेलिंक्वेंट जिसे सेट्सुना ने पीटा था वो उस पर मैच जीतने की शर्त लगा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स उस शांत लड़के एक्टर की तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं जो लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मूल रूप से वही उस व्यक्ति से भिड़ेगा जो सेट्सुना और जोएल के बीच जीतेगा। एक्टर एक शांत लेकिन बहुत ही घातक लुक पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि मैच के स्टेजेस रैंडमली बदल गए हैं और पहला राउंड एक डेजर्ट टाइप स्टेज पर होगा। जोल ये देखकर शैतानी मुस्कान देता है क्योंकि सब कुछ उसके फेवर में काम कर गया। उसके क्लासमेट्स उसे चीयर करते हैं और उसे कमज़ोर सेत्सुना को हराने के लिए कहते हैं। लेला लड़कों पर वापस चिल्लाती है, उन्हें कहती हैं कि वे देखें कि मैच के बाद सेत्सुना अंडरडॉग रहता है या नहीं। लेला लगभग उन्हें पीटने के लिए उछल पड़ती है, लेकिन लाइनल उसे नीचे पकड़ लेता है। सेत्सुना को बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं होता और वह ये देखकर मुस्कुराता है। दोनों कंटेस्टेंट्स के तैयार होने के साथ रेफरी मैच शुरू कर देता है। जोल फिर ब्लैक स्टील रॉक का एक टुकड़ा निकालता है और सेत्सुना पर मुस्कुराता है। उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसके हाथ में क्या है। बिना किसी शक के सेत्सुना जानता है कि ये क्या है। जोल खुश है कि वो जानता है और वो बताता है कि ये एक टुकड़ा है जो रेत के साथ फ्यूज करके एक गोलेम बनाने के लिए ज़रूरी है। जोल टुकड़े को गिरा देता है और वह उसे रेत के साथ इन्फ्यूज करके एक डरावना गोलेम बनाता है। जोल विश्वास से सेत्सुना से कहता है कि एक ब्लेड ब्लैक स्टील गोलेम पर एक खरोच भी नहीं छोड़ पाएगा। पता चलता है कि उसके पास एक से ज़्यादा टुकड़े हैं। वो अपनी पाउच खोलता है और उसमें बैठे कुछ और टुकड़े निकालता है। वो सब कुछ रेत में गिरा देता है और वो उन्हें गोलेम्स में बदल देता है और शैतानी मुस्कान के साथ सेत्सुना से कहता है कि उसके पास जीतने का 10,000 में से सिर्फ एक चांस है। इतने सारे गोलेम्स हैं कि लेला डर से कांप जाती है। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए जोल बताता है कि गोलेम्स को उस रेत पर अनंत रूप से बनाया जा सकता है जिस पर वे खड़े हैं। जोल सेत्सुना को बताता है कि उसके पास उस तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि मैच पहले ही तय हो चुका है और वे सेत्सुना से कहते हैं कि चोट लगने से पहले सरेंडर कर दे। जोएल भी बहुत ऊंचा उड़ता है और सेत्सुना से कहता है कि वह जो कुछ भी कहना चाहता है वह सुनने को तैयार है। तभी सेत्सुना एक ऐसा बॉम्बशेल गिराता है जो जोएल की आत्मा और कोशिशों को तोड़ देता है। सेत्सुना उसे बताता है कि वह निराश है कि वह अपने बेस्ट पर सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है। जोएल यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। वह तुरंत गोलेम्स को सेत्सुना के पीछे जाने का आदेश देता है। गोलेम्स सेत्सुना पर झपटते हैं और वे सब एक ही समय में उस पर कूद जाते हैं, जिससे एक धूल का बादल उठता है जो विजिबिलिटी को खराब कर देता है। जोएल हंसता है। सेत्सुना से कहता है कि उसने अभी उससे पंगा लेने का अंजाम भुगता है। स्पेक्टेटर्स अरीना में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि हर चीज़ धूल से ढकी हुई है। उन्हें यह नहीं पता कि सेत्सुना गोलेम्स को ऐसे काट रहा है जैसे वे टिश्यू हों।
वह गोलम्स को बर्बाद करने से पहले जहां था वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। जब जोएल आखिरकार सेत्सुना को देखता है तो गोलम्स टूटे हुए टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं बचे हैं और सेत्सुना बताता है कि उसने ब्लैक स्टील रॉक में पहले ही महारत हासिल कर ली है। जोएल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने जो बनाए थे वे बेहद कठोर गोलम्स थे। तभी जोएल गोलम्स को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। सेत्सुना को याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वह उन्हें अनंत रूप से बना सकता है। सेत्सुना फिर बताता है कि जब बात क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की आती है तो क्लोज रेंज मैजिक को कोई नहीं हरा सकता। सेत्सुना उसे बताता है कि वह चाहे कितने भी गोलम्स बनाए वह नहीं हारेगा क्योंकि उन्हें सिर्फ बेसिक कॉम्बैट मूव्स आते हैं। सेत्सुना अब नए बने गोलम्स की तरफ उछलता है और उन्हें पलक झपकते ही आसानी से काट देता है। सेत्सुना अपनी स्वॉर्ड को मक्खन काटने की तरह घुमाता है, लेकिन जोएल हारने को तैयार नहीं है। वह और टुकड़े निकालने के लिए अपने पाउच में हाथ डालता है, लेकिन सेत्सुना उसके पास इतनी तेजी से पहुंच जाता है कि उसे पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। सेत्सुना उसे बताता है कि वह अब एक अनुचित मैच में फंस गया है। हिलने का कोई रास्ता न होने के कारण जोएल के चेहरे पर सीधा एक पंच पड़ता है। उसके चश्मे उड़ जाते हैं और वह खून थूकता है जब उसे अरीना के पार फेंक दिया जाता है। स्पेक्टेटर्स अभी भी इस बात से अनजान हैं कि धूल के बादल के अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में धूल का बादल छटने लगता है और उन्हें सिर्फ एक स्टूडेंट खड़ा दिखता है। इससे पहले कि उन्हें खड़े स्टूडेंट की अच्छी तरह से झलक मिल पाए, रेफरी घोषणा करता है कि पहले मैच का विनर सेत्सुना है। जोएल जमीन पर ठंडा पड़ा हुआ है जबकि सेत्सुना मुस्कुराता है क्योंकि उसने अभी अभी पहला गेम जीत लिया है। लेला मुस्कुराती है और जश्न मनाती है जब उसे एहसास होता है कि सेत्सुना अभी अभी जीता है। सेत्सुना से नफरत करने वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते जब उन्हें एहसास होता है कि सेत्सुना ने अपना मैच जीत लिया है जो सालों से नहीं हुआ था। उनमें से ज़्यादातर को नहीं पता कि सेत्सुना ने जोएल को कैसे हराया। कुछ अनुमान लगाते हैं कि जोएल अपना माना आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाया जिससे उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया। इस अनुमान के साथ वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सेत्सुना सिर्फ किस्मत वाला था और उसे जोएल के खिलाफ जीतना नहीं चाहिए था। लेकिन साइरस जानता है कि जोएल ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया और सेत्सुना ने उसे साफ साफ हराया। क्योंकि सेत्सुना जीत गया, एक्टर आखिरकार उसे सीरियसली लेने का फैसला करता है। वह समझ जाता है कि उसे उस लड़के के खिलाफ तैयारी करनी होगी। इसके साथ कंपटीशन जारी रहता है और दूसरा मैच शुरू होता है। सेत्सुना स्टैंड्स में लौटता है जहां लेला उत्साह से उसका स्वागत करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वह मैच देखने का प्लान बना रहा है और वह हाँ कहता है। वह देखना चाहता है कि क्या मैच के दौरान उसे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी जिन डिपार्टमेंट्स के बीच मुकाबला हो रहा है वे हैं समन और फॉर्मेशन। मैच की शुरुआत से ही समनिंग डिपार्टमेंट की कैरल ने बढ़त हासिल कर ली है। वह एक डरावने भेड़िए की पीठ पर बैठी है जो फॉर्मेशन वाले लड़के पर आइस टाइप के अटैक्स करता है, लेकिन फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव अटैक्स को काटकर कैरल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। सेत्सुना फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसकी मूवमेंट्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। सेत्सुना सोचता है कि क्या वह क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में भी वैसा ही कर पाएगा। लेला मानती है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के मूवमेंट्स काफ़ी कूल हैं, लेकिन वह सिर्फ क्लोज कॉम्बैट मैजिक में ही स्ट्रांग बनना चाहती है। सेत्सुना फिर आखिरकार उससे पूछता है कि उसने क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्यों चुना जबकि उसके पास चुनने के लिए दूसरे मैजिक पार्ट्स भी थे। लेला फिर बताती है कि बहुत समय पहले उसे एक क्लोज कॉम्बैट मेज ने बचाया था। वो बताती है कि वो अपने छोटे भाई के साथ जंगल में खेल रही थी जब उन पर अचानक एक ग्रिजली बेयर ने हमला कर दिया। लेला ने सोचा कि उनका काम तमाम हो गया जब तक कि ये क्लोज कॉम्बैट मेज ने आकर सिचुएशन में मदद नहीं की। मेज ने बेयर को पंच मारकर मार डाला और तब से लेला ने क्लोज कॉम्बैट मेज बनने का सपना बना लिया है ताकि वो अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू कर सके। लेला घबराहट में हंसती है और कहती है कि उसका रीज़न शायद बचकाना हो, लेकिन सेत्सुना तुरंत उसे ठीक करता है, कहता है कि ये बचकाना नहीं है। सेत्सुना उसे बताता है कि जब तक उसके दिल में एक लक्ष्य है वो ज़रूर स्ट्रांग बनेगी। लेला ये सुनकर एक बच्चे की तरह मुस्कुराती है। दोनों अपने अच्छे पल बिता रहे होते हैं जब अचानक लियो आ जाता है। पता चलता है कि लियो सेत्सुना के बाद लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट में दूसरा सबसे स्ट्रांग था। लियो सेत्सुना के कंधे पर थपथपाता है, उसे बताता है कि उसने उसका पहला मैच देखा और वो इम्प्रेसिव था। लियो तुरंत मान लेता है कि लेला सेत्सुना की गर्लफ्रेंड है। लेला का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो लियो से कहती है कि वो गलत है। थोड़ी देर में वे दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं और पहला मैच लॉन्ग रेंज और क्लोज कॉम्बैट के बीच हो रहा है। बैटल के लिए चुना गया स्टेज स्कॉर्चिंग हेल है जहां पार्टिसिपेंट्स गिरने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि ये उनके लिए अंत होगा। जब ड्रेगो लावा से भरा स्टेज देखता है तो उसे एहसास होता है कि ओपोनेंट के पास पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। लायनल मानता है कि स्टेज शायद मुश्किल है लेकिन ये ओपोनेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पता चलता है कि साइरस ने ही स्टेज का इंतजाम किया था क्योंकि वो हर हाल में अपने डिपार्टमेंट को जिताने की कोशिश कर रहा है।
साइरस का लक्ष्य सेत्सुना को क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट चुनने के लिए कठोर सबक सिखाना है। इस बीच लीला सेत्सुना से बात करने गई है, जो पढ़ाई कर रहा है। टेबल पर एक वास है और सेत्सुना जल्दी से उसे कहता है कि उसे ना छुए, क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट ट्रिगर्ड मैजिक टूल है। सेत्सुना उसे बताता है कि वास उसकी सारी माना खींच लेगा। लीला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो जानना चाहती है कि सेत्सुना ने इतनी खतरनाक चीज़ टेबल पर क्यों रखी है। सेत्सुना फिर बताता है कि असल में उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, जो कि मूल रूप से 7वां जाल है जो उसने खोला है। लीला ये सुनकर शॉक्ड है और वे सेत्सुना से पूछती है कि क्या वो इन जालों के आसपास होने से ठीक हैं। सेत्सुना बताता है कि वो उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में है। सेत्सुना जानता है कि इसका दोषी अख्तर के अलावा कोई नहीं है और वो काफ़ी अनुभवी है, क्योंकि उसने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। तभी उन्हें दरवाजे पर कुछ बच्चे सुनाई देते हैं। वे बाहर निकलकर देखते हैं कि बच्चे फूल लिए हुए हैं जो उनके लिए हैं। बच्चे उत्साह से बताते हैं कि उन्हें हॉल के पार खड़े किसी ने फूल देने के लिए भेजा है, लेकिन जब तक वे उस व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए मुड़ते हैं उन्हें कोई नहीं मिलता। लीला पूछती है कि उस व्यक्ति ने खुद आकर सेत्सुना को फूल क्यों नहीं दिए। बच्चे बताते हैं कि अनजान व्यक्ति दावा करता है कि वो शर्मीला है। अचानक फूल लड़की के हाथ से गिर जाता है और वो चक्कर आने की शिकायत करती है। एक काला औरा लड़की के चारों तरफ घूमता है और सेत्सुना ने तुरंत फूलों को लात मार दी, क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ देखा था। लैला चिंतित है और वह सेत्सुना से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, और वह बताता है कि फूल में वेनम नाम की एक जहरीली घास है। बच्चे खांसने लगते हैं और वे अपना बैलेंस खो देते हैं। सेत्सुना और लैला बच्चों को देखते हैं, लेकिन सेत्सुना पहले से ही गुस्से में है कि दोषी ने अपने स्कीम में बच्चों को घसीटने में कोई परहेज नहीं किया। सेत्सुना लैला को बताता है कि उन्हें बच्चों का जल्द से जल्द इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यह ज़्यादा देर तक रहा तो इसका असर इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन सेत्सुना इस बारे में चिंतित है कि वे उन्हें पॉइजन से निपटने में मदद करने के लिए एक हीलर कैसे ढूंढेंगे। वे बच्चों को ज़मीन पर लिटाते हैं और लैला पूछती है कि क्या उनकी हालत पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेत्सुना हाँ कहता है, लेकिन लैला से बच्चों से दूर रहने का आग्रह करता है। सेत्सुना चिंतित है कि शायद पॉइजन सिर्फ पास रहने से ही फैलने वाला हो। तभी लैला सेत्सुना से कहती है कि बच्चों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि उसने सब संभाल लिया है। वह वो ब्रोच निकालती है जो उसकी माँ ने उसके लिए खरीदा था, और उसे देखते ही सेत्सुना को ब्रोच याद आ जाता है। लैला बताती है कि उसकी माँ ने ब्रोच में हीलिंग मैजिक डाली थी और वह तुरंत उसे एक्टिवेट करती है और बच्चों के ऊपर घुटने टेक लेती है। हीलिंग मैजिक काम करना शुरू कर देती है और बच्चों पर लगे काले धब्बे मिटने लगते हैं। लैला बताती है कि उसकी माँ ने यह उसे इमरजेंसी के लिए दिया था और उसने पहले ही बच्चों की सिचुएशन को ऐसा मान लिया था जिस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है। सेत्सुना मुस्कुराता है, कहता है कि वह लैला के किए के लिए आभारी है। सेत्सुना फिर अपने शरीर को ऑरा में कवर करता है और जहरीली घास को पकड़ता है। सेत्सुना बच्चों से दूर भागता है ताकि वह देर होने से पहले घास को आखिरी रूप दे सके, क्योंकि वेनम सभी फूलों में सबसे ज़्यादा विषाक्त है। घास कितनी खतरनाक है, इस वजह से सेत्सुना उसे भीड़भाड़ वाले एरिया में नहीं फेंक सकता ताकि टॉक्सिन्स ना फैलें। उसे फेंकने के लिए दौड़ते समय सेत्सुना पहले से ही टॉक्सिन्स को अपने शरीर में ऊपर चढ़ते हुए महसूस कर रहा है। सेत्सुना पवित्र पेड़ की तरफ दौड़ता है, क्योंकि यह उसके लिए ऐसा करने की सबसे अच्छी जगह है। जैसे ही वह पेड़ तक पहुंचता है, वह फूल को हवा में उछाल देता है और वह अपना माना ब्लेड निकालता है। वह फूलों को काट देता है, आखिरकार उन्हें नष्ट कर देता है। सेत्सुना फिर अपना माना रिकवर करने के लिए पेड़ के नीचे गिर जाता है। इस बीच हर कोई पहले से ही अरीना में सेत्सुना का इंतजार कर रहा है और वे मान लेते हैं कि वह भाग गया है। रेफरी अपने समय को देखता है और क्योंकि मैच का समय हो गया है और सेत्सुना कहीं नहीं है, रेफरी अपना फैसला देने का निर्णय लेता है। वह सेत्सुना को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई करने वाला होता है ताकि अख्तर विजेता बन सके। जब सेत्सुना सीन पर आ जाता है, कहता है कि उसका हारने का कोई इरादा नहीं है। वह बेहद गुस्से में दिखता है, लेकिन काले धब्बे अभी भी उसके पूरे शरीर पर हैं। और जब एक्टर ये देखता है तो वह जोर से हंसता है, सेत्सुना का मजाक उड़ाते हुए। एक्टर इस बात से इनकार नहीं करता कि वही था जिसने सेत्सुना को फूल भेजे थे। सेत्सुना गुस्से से एक्टर से पूछता है कि क्या उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मासूम बच्चे जहर से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एक्टर एक अनजान की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, जैसे उसे जहर के बारे में कुछ पता ही ना हो। एक्टर फिर कहता है कि बच्चों को खुश होना चाहिए कि वे उस जैसे हाई स्टेटस वाले किसी के काम आए। इससे सेत्सुना और भी गुस्सा हो जाता है और क्योंकि वे दोनों अरीना में मौजूद हैं, रेफरी मैच शुरू कर देता है। बिना समय बर्बाद किए एक्टर सेत्सुना पर एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है। सेत्सुना स्ट्राइक से बचने में कामयाब रहता है, लेकिन ड्रैगो ने महसूस कर लिया है कि उसके साथ कुछ गलत है, क्योंकि उसका माना पूरी तरह से अनरिफाइंड है। ऐसा लगता है सेत्सुना पेड़ की बदौलत घास को साफ करने में कामयाब रहा, लेकिन क्योंकि वह जल्दी में था, उसे अपने शरीर के अंदर के जहर को साफ करने का मौका नहीं मिला। एक्टर फायरबॉल पर फायरबॉल मारता रहता है, सेत्सुना को जितनी जल्दी हो सके नीचे गिराने की कोशिश में, लेकिन सेत्सुना सब कुछ डॉज कर पाता है
भले ही इससे उस पर बहुत असर पड़ रहा हो। सब देख सकते हैं कि सेत्सुना डिफेंसिव पर है और साइरस शैतानी मुस्कान देता है क्योंकि उसका प्लान बहुत अच्छी तरह से काम कर गया। वह अरीना के दूसरे एंट्रेंस पर खड़ा है, सेत्सुना के अपमानित होने का इंतजार कर रहा है। सत्सुना स्टैंड्स में देखता है और उसे एहसास होता है कि लैला अभी तक वापस नहीं आई हैं। वह बच्चों के लिए चिंतित है और उम्मीद करता है कि वे ठीक होंगे। एक्टर देखता है कि सत्सुना मैच पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है और वह इसका इस्तेमाल करके उस पर और भी घातक लॉन्ग रेंज अटैक्स करता है। सत्सुना से नफरत करने वाले उसकी बुराई करने में कोई समय बर्बाद नहीं करते। कहते हैं कि उसके पास लॉन्ग रेंज मेज से निपटने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि वह सिर्फ भाग रहा है। एक्टर अपने ब्लास्ट जारी रखता है और वह सत्सुना को हार मान लेने का सुझाव देता है, लेकिन सत्सुना मोनोगान का इस्तेमाल करके अपना बचाव करने का प्लान बनाता है। लेकिन एक बड़े पैमाने का अटैक उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और उसका मोनोगार्ड अटैक के प्रभावों को रोकने में असफल रहता है और उसे बुरी तरह से चोट लगती है, जिससे उसके पूरे शरीर पर कट्स लग जाते हैं। एक्टर उसका मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि वह पहले से ही बिखर रहा है। तभी सेत्सुना एक्टर से पूछता है कि वह उसे खत्म करने के लिए मूव्स क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी चाल क्लोज कॉम्बैट को रोकना होगा। सेत्सुना निष्कर्ष निकालता है कि एक्टर कुछ प्लान कर रहा है क्योंकि वह सिर्फ उसे उकसा रहा है। एक्टर हैरान है कि उसे सेत्सुना से लेक्चर मिल रहा है, लेकिन वह मानता है कि उसने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। वह फिर उसे बताता है कि उसे कम नहीं समझा जा सकता और वह उसे आसपास देखने के लिए कहता है। हैरानी की बात है, एक्टर ने अपने और सत्सुना के बीच लावा का एक बड़ा गड्ढा बना लिया है। सत्सुना एक छोटे से पत्थर के पिलर पर खड़ा है जबकि उबलते हुए लावा से घिरा हुआ है। जिस डेलिंक्वेंट ने सत्सुना पर शर्त लगाई थी, वह यह देखकर लगभग अपने थूक में ही घुट जाता है। एक्टर गर्व से बताता है कि वह रिस्क के साथ खेलने वालों में से नहीं है। वह बताता है कि जो सत्सुना देख रहा है वही उसने मैच की शुरुआत से ही लक्ष्य रखा था। तभी एक्टर एक स्टॉर्म कैनन छोड़ता है और ड्रैगो ये देखकर साफ तौर पर चिंतित हो जाता है। एक्टर सत्सुना से कहता है कि वह उसे स्टॉर्म कैनन से खत्म करने वाला है। अचानक सत्सुना स्टैंड से लैला को उसे पुकारते हुए सुनता है, जो उसे बताती है कि बच्चे सुरक्षित हैं। जैसे ही सेत्सुना ये सुनता है, वो फैसला करता है कि अब गैस पर पैर रखने और पूरी रफ्तार से जाने का समय है, क्योंकि उसे बच्चों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेत्सुना, जो दर्द में इधर उधर झुक रहा था, आखिरकार सीधा खड़ा होता है और एक्टर से कहता है कि वो अब एक कमबैक देखने वाला है। एक्टर शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि सेत्सुना रिकवर हो गया है। सेत्सुना फिर उसे कहता है कि ज़्यादा हैरान ना हो क्योंकि उसने सिर्फ एक फिजिकल बूस्ट अप्लाई किया है। वो बताता है कि लड़ाई शुरू होने से ही वो सेल्स को एक्टिवेट कर रहा था ताकि वो अपने सिस्टम में फैल रहे जहर को तोड़ सके। सेत्सुना एक्टर को बताता है कि वो ही उसके प्लान में फंसा है, क्योंकि जब वो खुद को ठीक कर रहा था तब वो उनके आसपास की ज़मीन तोड़ने में बिजी था। एक्टर विश्वास से सेत्सुना से कहता है कि इतना इतराए नहीं, क्योंकि उसके करंट स्टेट में साफ तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता। साइरस इससे सहमत है और वो अपने आदमी को चीयर करता है, उसे सेत्सुना को ख़त्म करने के लिए कहता है। एक्टर स्टॉर्म कैनन छोड़ता है और वो सीधे सेत्सुना की तरफ जाता है। सेत्सुना अपने ऑप्शंस को तौलता है और वो एक अच्छी तरह से तैयार किए गए प्लान के लिए तैयारी करता है, उम्मीद करता है कि वो जो करने वाला है उसके लिए ये काफ़ी है। जैसे ही स्टॉर्म उस तक पहुंचने वाला होता है, सेत्सुना उसे अपने माना ब्लेड से मारता है। इससे उस पर असर पड़ता है, लेकिन वो स्टॉर्म को पीछे ढकेलने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। ये सबको, खासकर ड्रैगो को, शॉक कर देता है। इससे पहले कि मैजिक एक्टर तक पहुंचे, वो उसे नलिफाई कर देता है और दावा करता है कि वो विश्वास से अपनी ही मैजिक को हरा सकता है। एक्टर सेत्सुना का मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि उसकी स्ट्रैटेजीज खत्म हो गई हैं और लड़ाई खत्म हो गई है। अचानक उसके सामने का धुआं साफ हो जाता है और अगली चीज़ जो वो देखता है वो सेत्सुना है, जो अपने हाथ में माना ब्लीड लिए उसकी तरफ आ रहा है। सेत्सुना अख्तर की आंखों में देखता है, उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उनके बीच की दूरी उसे दूर रखने के लिए काफ़ी थी। बचाव का कोई तरीका न होने के कारण एक्टर को सेत्सुना से वार लग जाता है। कट एक्टर के चेस्ट पर तिरछे से जाता है, आखिरकार उसे नीचे गिरा देता है। सेत्सुना फिर उसे कहता है कि अगर वह किसी से माफ़ी मांगना चाहता है तो बच्चों से माफ़ी मांगे। एक्टर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है और रेफरी सेत्सुना को विनर घोषित कर देता है। ड्रागो ये देखकर मुस्कुराता है, लेकिन अचानक उनके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और दोनों विनाशकारी लावा में गिरने लगते हैं। सेत्सुना को एहसास होता है कि अख्तर बेहोश है और उसके पास लावा से बचने का कोई तरीका नहीं है। वह उस लड़के को बचाने का फैसला करता है और वह तेज़ी से मूव करने के लिए अपने पैरों पर कुछ फिजिकल बूस्ट अप्लाई करता है। वह अख्तर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वे लावा में गिरने वाले होते हैं, कैरल अपने बुलाए गए बीस्ट फेनरिर का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेती है। सेत्सुना शॉक्ड हो जाता है जब उन्हें बचाने के लिए बड़ा बीस्ट प्रकट होता है। स्पेक्टेटर्स रिप्रेजेंटेटिव से जो उन्होंने अभी अभी देखा उससे हाइप्ड हो जाते हैं। फेनरिर दोनों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और कैरल उसके सर पर थपथपाती है। मेडिकल स्टाफ अख्तर को ले जाने के लिए आ जाते हैं, जबकि वे सेत्सुना को देखते हैं। कैरल सेत्सुना पर मुस्कुराती है, कहती है कि शायद वह उसकी मदद के बिना भी ठीक हो जाता।
सेत्सुना इसके खिलाफ दलील देता है, कहता है कि कैरल ने असल में उसकी जान बचाई। सेत्सुना कैरल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसके पास टैलेंट है और उसके साथ साथ स्टाइल भी है। सेत्सुना को एहसास होता है कि कैरल का सामना करने से पहले उसकी तैयारी टॉप टियर होनी चाहिए। सेत्सुना से नफरत करने वाले अब ये समझने लगे हैं कि जोएल के खिलाफ सेत्सुना की जीत शायद कोई इत्तेफाक नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक्टर के खिलाफ साफ साफ जीता है। नफरत करने वाले जानते हैं कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो बुरा होगा। इस बीच हेडमास्टर टूर्नामेंट देखते हुए शांत रहते हैं। साइरस गुस्से में है कि अख्तर सेत्सुना से हार गया और गुस्से में वह सेत्सुना से कहता है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मेडिकल स्टाफ द्वारा देखे जाने के बाद सेत्सुना लैला से मिलने के लिए स्टैंड्स में वापस जाता है। ड्रैगो उसे बताता है कि उसने लैला से सब कुछ सुना है और वो मानता है कि उसने कठिनाइयों का सामना किया। सेत्सुना फिर लैला से बच्चों के बारे में पूछता है और लैला बताती है कि वो अभी इन्फर्मरी में सो रहे हैं। वो सेत्सुना को विश्वास दिलाती है कि डॉक्टर के कहने के अनुसार बच्चे ठीक हो जाएंगे। सेत्सुना ये सुनकर खुश होता है और एक कूल मुस्कान देता है। अचानक सेत्सुना को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है जिससे वो मुड़ जाता है। लैला उससे पूछते हैं कि क्या कुछ गलत है और वो ना कहता है, लेकिन वो उस अजीब ऑरा को महसूस कर सकता था जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। वो सोचता है कि टूर्नामेंट के पीछे आखिर क्या छिपा है। फाइनल मैच से एक हफ्ता पहले सेत्सुना अभी भी उस रहस्यमयी मौजूदगी के बारे में चिंतित है जिसे उसने पिछली बार अरीना में महसूस किया था। सेत्सुना खुद को जंगल में अकेले ट्रेन करते हुए पाता है और वो लाइनल को भी बुलाता है। लाइनल पूछता है कि सेत्सुना ने उसे क्यों बुलाया है और सेत्सुना बताता है कि वो चाहता है कि प्रोफेसर उसे वैसे ही गाइड करे जैसे उसने पहले किया था। सेत्सुना फिर पूरी तरह से साफ बात करने का फैसला करता है और लाइनल को उसके पूरे टाइटल द फिस्ट ऑफ कॉमेट लाइनल से बुलाता है। लाइनल हैरान है कि सेत्सुना को उसके पुराने टाइटल के बारे में पता है और वो उससे पूछता है कि उसने ये कहाँ सुना। सेत्सुना पहले इसके बारे में पक्का नहीं था, लेकिन क्योंकि लाइनल ने इसके खिलाफ दलील नहीं दी, वो आखिरकार कंफर्म कर लेता है कि लाइनल ही वो है जिसे वे सच में द फिस्ट ऑफ कॉमेट कहते हैं। ये एक निकनेम था जो उसने अपनी पिछली लाइफ में मैजिक कोर में सुना था। फिस्ट ऑफ कॉमेट एक पावरफुल मेज था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने सिर्फ एक ही वार में ड्रैगन्स को हरा दिया था। ऐसा लगता है कि जब सेत्सुना ने आर्मी ज्वाइन की तब तक लाइनल ने आर्मी छोड़ दी थी, इसलिए उसे उसके साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। सेत्सुना इस पूरी बात के बारे में सोच रहा था और बिना किसी गर्व के लाइनल के सामने झुकता है, उससे अपनी मैजिक सिखाने की भीख मांगता है। लाइनल घबराहट में अपना सिर खुजाता है, कहता है कि बहुत समय हो गया है जब किसी ने उसे इस निकनेम से बुलाया है। सेत्सुना फिर उसे कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और सेत्सुना मानता है कि लाइनल सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैटेंट है जिससे वो मिला है। लाइनल फिर सेत्सुना से पूछता है कि वो ऐसी पावर क्यों ढूंढ रहा है जबकि वो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। सेत्सुना फिर कन्फेस करता है कि उसकी पावर काफी नहीं है क्योंकि वो किसी से हारने नहीं चाहता, भले ही वो एक बैम डीटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। लाइनेल ये सुनता है और जोर से हंसता है और कहता है कि सेत्सुना सच में एक इंटरेस्टिंग बच्चा है। लाइनेल फिर सेत्सुना को अपनी मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे बताता है कि वो आमतौर पर एक ऐसे बच्चे को मैजिक नहीं सिखाएगा जिसका शरीर अभी भी बढ़ रहा है। लाइनेल फिर अपनी मुट्ठी बंद करता है जिससे सेत्सुना शॉक हो जाता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा माना इकट्ठा हो रहा है। सिर्फ माना इकट्ठा करने से लाइनेल की मुट्ठी एक तूफान की तरह मलबा खींचती है और वो बताता है कि उसकी मैजिक का ओरिजिन ही उसके फिस्ट ऑफ कॉमेट कहलाने का कारण है। ऐसा लगता है कि वो मैजिक को कई बार इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माना खर्च होता है, लेकिन एक शॉट हमेशा उसके लिए काफी होता है जो भी वो करना चाहता है और वो सेत्सुना से कहता है कि वो ध्यान से देखे। लाइनेल अपनी मुट्ठी छोड़ देता है और इससे इम्पैक्ट वाले एरिया में विनाशकारी नुकसान होता है। सेत्सुना की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं जब वो लाइनेल की अद्भुत पावर देखता है। लाइनेल बताता है कि तकनीक को लगातार माना इकट्ठा करने की जरूरत होती है, इसलिए ये टूर्नामेंट जैसे 1-on-1 बैटल्स के लिए उपयुक्त नहीं है। वो फिर सेत्सुना से पूछता है कि क्या वो इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी इसे सीखना चाहता है और सेत्सुना हाँ कहता है। क्योंकि सेत्सुना तैयार है, लाइनेल सुझाव देता है कि वे अपनी ट्रेनिंग शुरू करें। इस बीच कैरल टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंच चुकी है और वह सेत्सुना के खिलाफ जाएगी। उसकी एक अजीब साथी के साथ एक टीम मीटिंग है और जब वह नहीं देख रही होती तो उस अजीब लड़के द्वारा उस पर हमला किया जाता है जो उसे सेत्सुना के खिलाफ उसके मैच की तैयारी में किसी तरह के स्पेल की नीचे रख देता है। एक हफ्ते बाद सेत्सुना लाइनेल के साथ अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ तक कि लाइनेल भी इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेत्सुना सिर्फ एक हफ्ते में उसके द्वारा बताए गए हर चीज़ को याद रख पाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे सीखने में लाइनेल को कम से कम 2 साल लगे थे, लेकिन सेत्सुना ने इसे कुछ ही दिनों में सीख लिया है। लाइनेल सेत्सुना की तारीफ करता है, उसे बताता है कि उसने उसे फिस्ट ऑफ कॉमेट सिखाया, लेकिन सेत्सुना इसे बदल देता है और इसका नाम चार्ज्ड बुलेट रख देता है। जल्द ही अरीना स्पेक्टेटर्स से भरा होता है, टूर्नामेंट फाइनल देखने के लिए तैयार। उत्साहपूर्ण फाइनल जो कैरल और सेत्सुना के बीच है ने सबको हैरान कर दिया है। पहले के विपरीत अब लोग सोचते हैं कि सेत्सुना के पास एक चांस है, लेकिन साथ ही ज़्यादातर मानते हैं कि कैरल ही विजेता बनेगी। जिन बच्चों की सेत्सुना ने मदद की थी वे भी अरीना में मौजूद हैं
और वे सेत्सुना को देखने और चीयर करने के लिए वहाँ हैं। इस बार जो स्टेज चुना गया है वह है रूइंस ऑफ द गॉडेस। होने वाली भयंकर लड़ाई के कारण लोगों को चोट लगने से बचाने के लिए मेजेस ने स्टेज के चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया है। लायला ये देखकर खुश है क्योंकि सेत्सुना आखिर पर एक ऐसे स्टेज पर है जो उसे डिसएडवांटेज में नहीं डालेगा। लेकिन लायनल अभी भी इस पूरी बात के बारे में चिंतित है। सेत्सुना हेडमास्टर को देखता है और उसे वह वादा याद आता है जो उसने उनसे किया था कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाता है तो वो उसे अपनी मैजिक सिखाएंगे। कैरल मुस्कुराती है जब वह बात करती है कि सेत्सुना पहले से ज़्यादा चमकदार दिख रहा है। वह सेत्सुना से मैच के दौरान अपना बेस्ट देने का आग्रह करती है। दोनों फिर अपनी पोजीशन लेते हैं और जैसे ही वे तैयार होते हैं रेफरी मैच शुरू कर देता है। कैरल तुरंत फेनरीर को बुलाती है और बीस्ट अपने मुंह से एक विशाल आइस ब्लास्ट छोड़ता है। सेत्सुना मुश्किल से अटैक से बचता है और वो आसानी से समझ जाता है कि बीस्ट एक फ्रीजिंग अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। कैरल उत्साहित हो जाती है जब सेत्सुना अटैक से बचता है क्योंकि ये सिर्फ दिखाता है कि सेत्सुना की मूवमेंट्स कितनी अद्भुत हैं, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसे सांस लेने की जगह नहीं देगी।